सोचो आप प्लेन से जंप करने वाले हो एंड प्लेन से जंप करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। आपकी टीम ऑलरेडी जंप कर चुकी है और नाउ आपके जंप करने के बाद क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपका पैराशूट खुल ही नहीं रहा एंड वर्स पे वर्स इवन आपका रिजर्व पैराशूट भी काम नहीं कर रहा हो। साल 1996 बेयर अपने आर्मीज के फ्रेंड के साथ साउथ अफ्रीका वेकेशंस मनाने के लिए जिम्बाब्वे स्काई डाइविंग करने के लिए जाते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा था और तभी बेयर के साथ एक ट्रेजेडी, एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद बेयर की पूरी ही लाइफ चेंज हो जाती है। बेयर प्लान के अकॉर्डिंग प्लेन में 16,000 फीट की हाइट पर बिल्कुल रेडी थे डाइविंग के लिए। तभी प्लेन की रेड लाइट सडनली ग्रीन हो जाती है और प्लेन का बैक ऑफ गेट खुलता है और एक आदमी आकर कॉल आउट करता है जोर जोर से, गो गो गो, और एक एक करके बेयर के सारे फ्रेंड्स प्लेन से जंप करने लगते हैं। बेयर की टीम के जंप करने के बाद इन दी लास्ट टर्न थी बेयर की। बेयर सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनके पैरों में स्ट्रेस और नर्वसनेस की वजह से क्रैम्प्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बेयर अपने फियर को, अपने फिजिकल कंडीशन को इग्नोर करते हुए एट लास्ट एक डीप ब्रेथ लेते हैं और प्लेन से कूद जाते हैं। प्लेन से जंप करते ही बेयर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगते हैं। 15,000 फीट, 10,000 फीट और कुछ ही मोमेंट्स के बाद बेयर ज़मीन से अपने लैंडिंग एरिया से खाली 3,000 फीट की क्लोज हाइट पर रह जाते हैं। पैराशूट को खोलने के बाद बेयर एक बात पर गौर करते हैं कि उनकी फॉलिंग स्पीड तो कम ही नहीं हो रही। तो वो ऊपर पैराशूट को देखते हैं तो उनको कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो सडनली पैनिक में आ जाते हैं। वो देखते हैं तो उनका पैराशूट प्रॉपर्ली खुला ही नहीं, पैराशूट की रस्सियाँ पैराशूट में ही स्टक हो गई थी। इसी वजह से बेयर की स्पीड कम ही नहीं हो पा रही थी और वो मज़ीद तेज़ी से नीचे गिर रहे थे। बेयर ने पैराशूट को काफ़ी स्टेबल भी करना चाहा बट स्टिल वो उसमें फेल हो गए। अब बेयर को नीचे की ज़मीन साफ साफ नज़र आने लगी थी और उनको पता था कि वो बस कुछ ही पलों में किसी भी वक्त ज़मीन से हिट होने वाले हैं। ये देखकर बेयर लिटरली बहुत डर जाते हैं और इसी वजह से बेयर ने अपने तरफ पैराशूट भी खोला, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो 16,000 फीट की ऊंचाई से डायरेक्ट ज़मीन से आकर टकरा जाते हैं। बेयर इतनी स्पीड से ज़मीन पर आकर गिरते हैं लाइक अ पिंग पोंग बॉल। वो ज़मीन से हिट होकर बाउंस होकर दूर जाकर गिरते हैं और उनके चारों तरफ धुएं के बादल बन जाते हैं। लेकिन बेयर की किस्मत में उस दिन बेयर की मौत नहीं लिखी थी। बेयर मिरेकुलसली बच जाते हैं। बेयर अपनी कमर की साइड से ज़मीन पर गिरते हैं। ये क्रैश, ये हिट इतनी प्रेशर के साथ हुआ था कि उनको लग रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी के एक एक स्पॉट में किसी ने जैसे पत्थर गाड़ दिए हों। बेयर ने खड़े होने की भी कोशिश की लेकिन बेयर का दर्द नेक्स्ट लेवल का था। उनका दर्द इतना एक्सट्रीम पर था कि वो खड़े होने तो दूर की बात, वो लेट तक नहीं पा रहे थे, वो तड़प रहे थे। बेयर जिस जगह क्रैश हुए वो एक डेजर्ट था। कुछ ही टाइम बाद बेयर के फ्रेंड्स और टीम क्रैशिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और बेयर को पास ही के एक लोकल मेडिकल फैसिलिटी में ले जाते हैं। बेयर का कहना है कि दर्द इतना ज़्यादा था कि बेयर को दर्द बर्दाश्त करते करते बार बार बेयर बेहोश हो जाते थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने बेयर को कुछ इंजेक्शंस लगाए तब जाकर बेयर का दर्द थोड़ा बेहतर हुआ एंड अगली बार जब बेयर की आंख खुली तो बेयर एयरपोर्ट के रनवे पर स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। उनको वापस यूके ले जाया जा रहा था। बेयर फ्लाइट में अकेले थे और वो बस लेटे लेटे यही सोच रहे होते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। वो अपने आप को देखकर खुद पर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। यूके पहुंचते ही बेयर को फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर्स फॉरेन बेयर का एक्सरे वगैरह करते हैं और कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स बेयर को जाकर बताते हैं कि बेयर एक्सीडेंट में तुम्हारी स्पाइन के 3 मेजर जॉइंट्स यानी स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10, T12 ये टूट चुकी हैं। बेयर डॉक्टर से फौरन पूछते हैं कि डॉक्टर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं वापस से कभी चल सकूंगा? बट डॉक्टर्स इसका आंसर खामोशी में देते हैं। वो बेयर को सिर्फ इतना ही जवाब देते हैं कि वेल इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते कि आप कब तक चल पाओगे या कभी चल भी पाओगे या नहीं, और कंडीशंस की वजह से सर्जरी करना भी पॉसिबल नहीं, तो बेटर यही है कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने का टाइम दें। बेयर ऑलमोस्ट पैरालाइज होते होते बचे थे। उनकी बैक को सपोर्ट करने के लिए उनकी बैक पर एक बहुत बड़ा मेटल का ब्रेस भी लगाया गया था। बेयर का पेन इतना ज़्यादा था कि वो मुश्किल से भी अपने बेड से 4 से 5 इंच भी मूव कर पा रहे थे। और इसी तरह इस एक्सीडेंट के होने के 2 महीने बाद भी बेयर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए वो सारा इंसिडेंट, वो सारा एक्सीडेंट याद कर रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि ये सब क्या हो गया, सब खत्म हो गया। वो बार बार रिग्रेट कर रहे थे कि काश मैं उस वक्त इतना पैनिक ना होता,
तो टाइम पर अपना रिजर्व पैराशूट खोल लेता तो एटलीस्ट इतना वर्स्ट कुछ ना होता और मैं सेफली लैंड कर पाता। हॉस्पिटल से 90 दिनों के बाद बेयर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और अपने घर वापस लौटते हैं, बट स्टिल बेयर की कंडीशन सेम ही थी। वो अपने रूम में बेड पर लेटे हुए एक ही बात सोच रहे थे कि मैं जिंदगी में फिर कभी दोबारा चल भी पाऊंगा, क्योंकि वो आर्मी के थे तो उनको सबसे ज्यादा ये भी टेंशन थी कि वो वापस कभी आर्मी को ज्वाइन भी कर पाएंगे। और बस यही सब बातें सोचते सोचते बेयर की नजर उनके बेडरूम में टंगी हुई एक माउंट एवरेस्ट की पोर्ट्रेट पर पड़ती है। माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना बचपन ही से बेयर और बेयर के फादर का दोनों का ही सपना था। बेयर उस तस्वीर को साइलेंटली गौर से देखते रहते हैं और फिर सडन कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ना तो किसी को थी और ना ही खुद बेयर को थी। बेयर की बैक पे मेटल ब्रेस लगे होने के बावजूद बेयर बेड से फ्लिप होकर किसी तरह गिरते पड़ते उस फोटो तक पहुंचते हैं और उस फोटो को उठाकर खुद से कहते हैं कि नो मैटर व्हाट कंडीशन, मैं ना सिर्फ अपने पैरों पर खुद खड़ा हूँगा बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी मैं क्लाइंब करूंगा। लेकिन ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, क्योंकि जो बेयर की खुद की कंडीशन थी, बेयर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना तो दूर, बेयर अपने बल पर उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। उनके लिए चलना फिरना और फिर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना ये ऑन ग्राउंड पॉसिबल ही नहीं था। एंड सेकंड वन, बेयर के लिए टारगेट इसलिए भी इम्पॉसिबल था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने ऑलरेडी पहले ही बहुत से मिशन एवरेस्ट ट्रैक पर भेजे थे और सब में से एक मिशन कामयाब हुआ था एंड उसमें भी कॉन्कर करने वाले लोगों ने अपने हाथ पैर की उंगलियां उनको कटवानी पड़ी थी। वो मरते मरते बचे थे और बेयर की कंडीशन तो पहले ही से वनरेबल है, बट फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया वो अपने इसी मिशन को लेकर चलेंगे। तकरीबन 8 महीने और कुछ हफ्तों बेड पे पड़े रहने के बाद बेयर की रिकवरी काफी अच्छे से स्टार्ट हो गई थी और तभी उनको दूसरा बड़ा झटका लगता है। वो अपने आर्मी रेजिमेंट में जाते हैं जहां डॉक्टर से उनको ये पता लगता है कि वो फिर कभी स्काई डाइविंग नहीं कर सकते और ना ही अपनी पीठ पर कोई वजन उठाकर चल सकते हैं, क्योंकि इससे वापस से स्पाइन इंजरी का खदशा है। बेयर समझ गए थे कि इस कंडीशन के साथ, इस पोजीशन के साथ वो कभी भी आर्मी को रिज्वाइन नहीं कर सकते। बेयर आर्मी के रेजिमेंट कर्नल के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर, आर्मी में मैं इस कंडीशन के साथ आर्मी को सर्व नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा मेरा आर्मी में रहने का अब कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं आर्मी को रिजाइन कर दूं। अब बेयर ने आर्मी से रिजाइन तो कर दिया, मगर उस वक्त ना उनके पास कोई दूसरी जॉब थी और ना ही कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, और एवरेस्ट ट्रिप के लिए जो उनको लाखों रुपए चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थे। बेयर के लिए उनका सपना, उनका गोल एक डू और डाई वाली सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया था। बेयर के पास उस वक्त खाली 2 ही रास्ते थे। पहला कि अगर वो ये मिशन कंप्लीट कर जाते हैं तो वो ब्रिटिश के सबसे यंगेस्ट पर्सन होंगे, एंड सेकंड, बहुत से स्पॉन्सरशिप और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती थी। दूसरा रास्ता, उनके पास 2 बातें वाज़ेह थी। पहली ये, या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंटेन को क्लाइंब करते हुए उनकी डेथ हो जाए। दूसरा, या फिर अपनी पूरी लाइफ बिना किसी जॉब के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के रहना और रेस्ट ऑफ लाइफ एक फेलियर कहलाना। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बेयर ने अपना गोल, अपना विजन ही चुना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आजमाइशें बेयर की जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही। बेयर जब अपनी सेविंग्स चेक करते हैं तो आइडिया होता है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं जिसके जरिए बेयर इस ड्रीम को, अपने इस मिशन को पूरा कर सकें। लेकिन फिर किस्मत थोड़ी मेहरबान होती है। बेयर ही के कुछ फ्रेंड्स एवरेस्ट ट्रैक पर मिशन पर जा रहे होते हैं तो बेयर फौरन ही से अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। बट स्टिल बेयर के सामने एवरेस्ट से पहले एक बड़ा चैलेंज था, और वो ये कि इतने पैसे कहाँ से लाएं। बेयर ने कई सारी कंपनीज को अप्रोच किया, उनको लेटर लिखा स्पॉन्सर के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई भी रिस्पांस नहीं आता। उसके बाद उन्होंने रिचर्ड ब्रैंसन को भी लेटर लिखा। रिचर्ड उस वक्त की एक बहुत ही प्रोफाउंड पर्सनैलिटी थे जो कि ऐसे एडवेंचरस ट्रिप्स को सपोर्ट करते थे और स्पॉन्सर करते थे। इवन बेयर रिचर्ड ब्रैंसन के घर भी जाते हैं पर्सनली, इस उम्मीद के साथ कि अगर उनको रिचर्ड ब्रैंसन के कुछ मिनट्स ही मिल जाएं तो वो रिचर्ड को इस बात के लिए एग्री कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिसअपॉइंट होकर रिचर्ड की तरफ से भी वापस आते हैं, क्योंकि उनको रिचर्ड की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता। इस बात के बाद बेयर काफी डिसअपॉइंटेड होकर घर वापस जा रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नजर एक एड बिलबोर्ड पे पड़ती है। वो एक कंपनी का एड था जिसका नाम था डेविस, लैंगडन एंड एवरेस्ट, और उस एड को देखते ही बेयर बिना कुछ सोचे समझे वंस फॉर लास्ट टाइम अपनी किस्मत आजमाने डायरेक्ट उस कंपनी के एड्रेस पर चले जाते हैं। कंपनी पहुंच के वहां उनकी मीटिंग कंपनी के कुछ ऑफिस मेंबर से होती है, जहां वो अपनी पूरी स्टोरी को सुनाते हैं। और फिर इतने टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरने के बाद बेयर की किस्मत बेयर पे थोड़ी और मेहरबान होती है कि बेयर के जज्बे, उसकी हिम्मत को देखते हुए, उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए एवरेस्ट ट्रैक मिशन के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। बट रिमाइंडेड,
एवरेस्ट को क्लाइंब करना कोई मजाक नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 330 क्लाइंबर्स में से 200 क्लाइंबर्स की एवरेस्ट पर मौत हो जाती है, यानी रेशो बहुत ही डेडली है। बट स्टिल बेयर हार नहीं मानते, वो कैरी ऑन करते हैं। साल 1998 में बेयर अपने ग्रुप के साथ बेस कैंप पहुंचते हैं और एवरेस्ट को कॉन्कर करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उनके टीम लीडर के अकॉर्डिंग उनको हर रोज 10 से 12 घंटे की क्लाइंब करना जरूरी था, ताकि उनकी बॉडी माउंटेन के टेम्परेचर से फेमिलियर हो जाए और उनको टेम्परेचर को अडॉप्ट करने में और सर्वाइव करने में आसानी हो। आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग पर्पस 7 अप्रैल 1998 को बेयर ने 2 दोस्तों के साथ फर्स्ट स्टेप उठाया माउंट एवरेस्ट की तरफ और क्लाइंबिंग स्टार्ट करी। अभी माउंटेन की क्लाइंबिंग शुरू ही करी थी कि बेयर को ऊपर चढ़ते वक्त अपने पैरों के नीचे से कुछ आवाज आती है, ऐसी जैसे बर्फ टूटने वाली हो। उस एक मोमेंट पर बेयर को ऐसा फील हुआ जैसे बेयर के जिस्म से उनकी रूह निकल गई हो। स्टिल किसी तरह से वो अपने आप को काम डाउन रखते हैं और अपनी ही जगह स्टिल रहते हैं बगैर हिले। बट इन द नेक्स्ट मोमेंट जिस फेस पे वो क्लाइंबिंग कर रहे थे, उसी फेस की बर्फ पर क्रैक पड़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली बेयर बर्फ के अंदर गिर जाते हैं। वो बर्फ की खाई में नीचे फिसलते ही जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को थोड़ा स्टेबल करके बर्फ में पड़े क्रैक्स में एक क्रैक में अपना रोप एंकर फंसा देते हैं। बेयर को अपने नीचे एक अंधेरी खाई नजर आ रही होती है जो कि 1000 मीटर से भी ज्यादा गहरी थी और यहाँ फिर बेयर के दिल में यही ख्याल आता है। वो ये सोचने लगते हैं, नाउ दिस इज इट, दिस इज द एंड, अब मैं लिटरली मरने वाला हूँ। लेकिन तभी बेयर के दोस्त उस फेस के ट्रैकिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और बेयर को उसी रस्सी से ऊपर खींचने लगते हैं और बेयर जैसे तैसे करके ऊपर आते हैं और बेयर की जान दूसरी बार बच जाती है। वैसे तो बेयर पूरी तरीके से फिजिकल स्टेबल थे, बट बेयर का माइंड हिट होता है एक ट्रॉमा से, क्योंकि वो फिर से दूसरी बार मौत के मुंह से निकल कर आते हैं। उस बात के फौरन बाद बेयर को कैंप ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बेयर का चेकअप करते हैं और उनको ये पता लगता है कि उनकी एल्बो में कोई मसला हो गया है, जिसकी वजह से उनकी एल्बो काफी सूज जाती है। इस वजह से डॉक्टर्स बेयर को कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जिसमें उनकी एल्बो भी उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रही हो, ऐसे में क्लाइंब करना फिर से मौत के मुंह में जाना जैसा है। फिर कुछ दिनों के बाद बेयर अपनी विल पावर को जमा करके क्लाइंब करने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले उनको एक बार डॉक्टर टेस्ट से गुजरना था। डॉक्टर्स एग्जामिन के दौरान बेयर को बताते हैं कि उनको एक सीरियस चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है और ऐसी हालत में क्लाइंब स्टार्ट करना बहुत ही लीथल होगा। अब ये सब सिनेरियोज देखकर कहीं ना कहीं बेयर की भी हिम्मत जवाब देने लगती है, उनकी भी कहीं ना कहीं हिम्मत टूटने लगती है। वो ऊपर वाले से एक दुआ करते हैं कि ऐ ऊपर वाले, मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी हिम्मत दे, मैं अपने इस मिशन को पूरा कर सकूं। डॉक्टर्स की एडवाइस पर बेयर मजीद कुछ और दिन रेस्ट करते हैं और थोड़ा और रिकवर करने के बाद बेयर जैसी क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको एक खबर मिलती है कि ऊपर की तरफ क्लाइंब करना अभी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आज रात एक तूफान आने वाला है। जिसके बाद बेयर थोड़ा और वेट करते हैं और उस रात को गुजरने देते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह उनको ऊपर वाले की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिलती है कि तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है, वो अब मजीद क्लाइंब कर सकते हैं। ये सुनते ही बेयर में मजीद मोटिवेशन आ जाती है और वो मजीद मोटिवेट होते हैं और अगले ही 5 घंटों में वो बेस कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बेयर आहिस्ता आहिस्ता 26,000 फीट पर पहुंचते हैं, जिसको डेड जोन भी कहा जाता है। डेड जोन पहुंचकर बेयर को काफी सारे वहां पे फ्रोजन स्केलेटन्स और लाशें नजर आती हैं, जिनको देखकर वो काफी डर भी जाते हैं। लेकिन फिर उनको अपना गोल, अपना मिशन याद आता है और वो मजीद ऊपर चढ़ते रहते हैं। लगातार 17 घंटे ऊपर चढ़ने के बाद वो अपने टारगेट से, अपने गोल से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर होते हैं। इससे पहले सिर्फ 30 ब्रिटिशर्स ने एवरेस्ट के ट्रैक को पूरा किया था और अगर बेयर ये कर जाते हैं तो ये यंगेस्ट एवर ब्रिटिशर्स बन जाते हैं। लेकिन बेयर इतनी खराब तबीयत होने के बावजूद ये ट्रैक को पूरा कर लेते हैं। उन्होंने ये ट्रैक पूरा किया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप में किसी लक्ष्य को पाने की चाह हो, किसी लक्ष्य को पाने का जुनून हो, तो आपको इस दुनिया में कोई चीज नहीं रोक सकती। ना कोई तूफान, ना बुरी किस्मत, बल्कि ऊपर वाला खुद आपका साथ देता है। बस जरूरी है तो एक हिम्मत की, जरूरत है तो बस एक कदम और बढ़ाने की। क्योंकि किसी बड़े ने कहा था ना, जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती।